नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जनता दरबार आयोजित कर लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक की परेशानी के समाधान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है और किसी के साथ अन्याय या फिर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को सरकारी जनकल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिलना चाहिए। साथ ही साथ भूमाफियाओं और दबंग तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मूल सिद्धांत ये होना चाहिए कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी और न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचे। जनता दरबार में मौजूद लोगों को भरोसा दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर पीड़ित की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। अपराध संबंधी मामलों पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि धन की कमी के कारण किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जरूरतमंद मरीजों का इलाज का खर्च एस्टीमेट शीघ्र तैयार कर सरकार को भेजा जाए ताकि तुरंत आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा सके। तो जनता दरबार सीएम योगी ने लगाई है, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना और खास बात ये रही कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि धन की कमी के कारण ऐसा कभी ना हो कि किसी का इलाज नहीं रुके। ये सख्त निर्देश दिए, यानी कि जनता के समर्थन में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ, हालांकि हर बार समय समय पर वो लोगों से बातचीत करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और इस बार भी उन्होंने जनता दरबार लगाई है और लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें समाधान देने का आश्वासन दिया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से मेरे सहयोगी देवेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, हालांकि अक्सर समय समय पर सीएम योगी जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और इसी कड़ी में आज भी जन समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को हल करने की बात कही। क्या जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर के आज दौरे पे दूसरे दिन पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है और 200 लोगों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिले, जमीन कब्जे वाले भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। प्रशासन को यह मंत्र होना चाहिए कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी और न्याय सबको मिले। जनता दरबार में आए लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीढ़ी की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है। अपराध से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया है और वहीं पर गंभीर बीमारियों में सरकार ने योगी ने कहा कि आर्थिक मदद जनता को दिया जाएगा। और जिस तरीके से सीएम योगी ने ये भी कहा कि कोई भी बीमार व्यक्ति उसे बिल्कुल भी कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से इलाज का अभाव हो, उसकी वजह से समस्याएं ना आए, इसका भी खासतौर पर ध्यान रखा जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। जी, मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि आप लोग पूरी तरीके से अपने एस्टीमेट बना के लाएं और सरकार आपकी पूरी तरीके से दवा के लिए सहयोग करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस तरीके से जनता दरबार में आपको बताएं कि कई कड़े निर्देश दिए गए, भूमाफिया व दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो। बीमारों के लिए खास तौर पर सीएम योगी साफ तौर पर एक्टिव दिखाई दे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन के अभाव में कोई व्यक्ति इलाज से वंचित रह जाए। इसका भी अधिकारी खास ख्याल रखें। जिले में प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ईंट भट्टे को सील कर दिया। भट्टा संचालक पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने और भूगर्भीय जल का अवैध दोहन करने का आरोप लगा है। ये कार्रवाई डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गांव इबादुल्ला मुल्क स्थित फैजान बिक्र फील्ड पर की गई। छापेमारी के दौरान जीएसटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, फायर विभाग और भूभर्जल विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के बोर्ड के दिशा निर्देश के तहत भट्टा परिसर के 30% क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट बनाना अनिवार्य होगा, लेकिन संचालक ने ऐसा नहीं किया।
साथ ही बिना किसी अनुमति के भूगर्भीय जल का दोहन किया जा रहा था, जिससे कि जल स्तर को नुकसान पहुंच रहा था। उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने भट्टे पर सील लगाकर संचालन बंद करा दिया। वहीं मौके पर विद्युत विभाग की टीम को बुलाकर बिजली चोरी की जांच कराई जा रही है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से जिले के अन्य भट्टा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नए गांव इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पैसों के विवाद में एक युवक ने अपनी 19 वर्षीय बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर कुशीनगर जिले के गन्ने के खेत में फेंक दिया। मृतका की पहचान नीलम के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका भाई है। पुलिस के अनुसार परिवार की जमीन 4 लेन प्रोजेक्ट में चली गई थी, जिसके बदले उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा मिला था। पिता ये रकम जो है बेटे की शादी के लिए बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन आरोपी भाई अपने लिए 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसी बात पर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर बहन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने शव को बोरे में भरकर बाइक से करीब 70 किलोमीटर दूर कुशीनगर के एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने जांच के दौरान इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी बोरा लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। सबूत सामने आने पर आरोपी टूट गया और अपराध स्वीकार करते हुए शव बरामद करने की जो है जानकारी दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। आगामी कार्तिका पूर्णिमा पर गंगा स्नान को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीआईजी मुनिराज ने शनिवार को सिसोना डांडा गंगा घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घाट क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधों, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था और यातायात नियंत्रण की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया है। डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। घाट क्षेत्र में बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, अस्थायी पुलिस चौकियां और राहत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि कार्तिका पूर्णिमा पर लगभग 5 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए सिसोना डांडा घाट पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही मेले की निगरानी के लिए घाट क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। मैं आज जनपद संभल में आगमन किया है, जो खासतौर से जो कार्तिक पूर्णिमा का सिसोना टांडा तो मेला लगती है। यहाँ पे जो प्रसिद्ध मेला है यहाँ पे संभल जनपद में, यहाँ पे 4 और 5 तारीख की रात में बहुत क्राउड रही। लगभग 5-6 लाख लोग यहाँ पे आके स्नान करेंगे। सभी लोग उनका सुरक्षा का दृष्टिगत रखते हुए, उनकी सुविधा का दृष्टिगत रखते हुए आके मैं निरीक्षण किया यहाँ तैयारी के बारे में। यहाँ पे पूरी पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर बहुत अच्छा तैयारी करके रखा है। घाटों पर बैरिकेडिंग बहुत अच्छा करा कर रखा है इन्होंने। वॉच टावर्स और पीएस सिस्टम्स और सीसीटीवी कैमरा लगेगी और साथ साथ लोग यहाँ पर जो जनता आएगा उनका सुविधा के लिए सारी व्यवस्था करके रखी पूरी प्रशासन। और हमारा फोर्स भी ड्यूटी भी डिप्लॉय करके रखा है यहाँ पर हम लोगों ने। और यहाँ पे जो भी जनता आएगा, जो श्रद्धालु आएगा, उनका पूरी अच्छी सुविधा के साथ उनका यहाँ पे उस दिन अच्छी तरीके रहने के लिए हम लोग पूरी व्यवस्था कराएंगे। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र के बसारपुर पूर्वी स्थित आदित्यपुरी कॉलोनी में गोड़ धोइया नाला निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के बीच 3 मकान अचानक भरभरा कर ढह गए। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाकर भाग निकले। वहीं स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था की लापरवाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार लवकुश सिंह, मनोज उपाध्याय और जगदीश उपाध्याय के सटे हुए मकान नाले के किनारे बने थे। करीब 15 दिन पहले जब जेसीबी से खुदाई शुरू की गई तब मकानों में गहरी दरारें पड़ गई थी। खतरे को देखते हुए तीनों परिवार मकान छोड़कर पास के शक्तिनगर मोहल्ले में किराए पर रहने लगे थे। संस्था ने मकानों को सहारा देने के लिए लोहे की गटर लगाई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से दीवारें और कमजोर हो गई। शनिवार को नाले में सरिया बांधने का काम चल ही रहा था कि अचानक 3 मकान भरभराकर जो है गिर गए। वहीं तेज आवाज से आसपास के लोग घबराकर बाहर निकल आए। बताया गया कि परिवारों का लाखों रुपए का सामान मलबे में दब गया। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य में सावधानी बरती जाती है तो यह हादसा टाला जा सकता था। सुबह में सो के उठा और कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थी ईंटों के गिरने की और फिर पाइप के थोड़ा सा फटने वगैरह की आवाजें आ रही थी। तो हम लोग बाहर आए, सारे कॉलोनी के लोग धीरे धीरे फिर कलेक्ट हुए। तो विद इन 3 आवर्स मुझे लगता है 11-12 बजे तक ये कोलैप्स कर गए तीनों मकान पीछे की तरफ। क्यों गिरा? मतलब बारिश भी हो रही है, पीछे काम चल रहा है नाले का, मल्टीपल रीजंस है। मतलब एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं कह दूं। 3 मकान थे और मेरा मकान बगल में, तो उसमें थोड़े क्रैक्स आए हुए हैं।
गिर सकता है? चांसेस तो है कि जिस हिसाब से वेदर है, जिस हिसाब से खुदाई चल रही है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आने वाले समय में तो क्या गुरदहिया नाले जिस तरह काम हो रहा है, हाँ। जिस तरह खुदाई हो रही है, क्या आप लोग को कोई प्रकार की सूचना की दी गई है कि इस तरह, अगर क्या मानते हैं लापरवाही है प्रशासन की? लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जब खुदाई हुई उससे पहले गाटर लगाने में थोड़ा सा लेट मुझे लगता है हुआ। बट अभी तो फिलहाल इन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, गाटर वगैरह लगाया हुआ है। बट इधर जब खुदाई शुरू हुई थी तो आई थिंक थोड़ा डिले था। आपके मुताबिक में क्या था? ग्रेटर नोएडा के चर्चित धुरी डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी सचिन को नोएडा कमिश्नरेट की जारचा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार वारदात के बाद सचिन अलीगढ़ भाग गया था और वहां पर कुछ अधिवक्ताओं की शरण में छिपा हुआ था। पुलिस को जब उसके ठिकाने का पता चला तो टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और अधिवक्ताओं के बीच से आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के डर से आरोपी सचिन लगातार रोता चिल्लाता रहा और अपनी जान की भीख मांगता रहा। वहीं पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कन्नौज में हाईवे किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नगर पालिका ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए रविवार तक अपने स्तर पर कब्जे हटाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि छिबरामऊ क्षेत्र में हाईवे के दोनों ओर कई अवैध निर्माण किए जा रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अगर तय समय तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर सोमवार से हाईवे मुक्त अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को बलपूर्वक हटाया जाएगा। मुजफ्फरनगर की नवीन मंडी ने आयोजित 3 दिवसीय विशाल कृषि मेले के समापन दिवस पर रविवार को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपनाई जाने वाली नई तकनीकों पर विचार चर्चा किया है। मेले में बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि अगर किसान वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करें, फसल विविधीकरण अपनाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ लें तो उनकी आमदनी में निश्चित रूप से उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बिहार की राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है और जब केंद्र व राज्य मिलकर काम करते हैं तो जनता का भरोसा और मजबूत होता है। इसी वजह से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा ममता कुलकर्णी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हाल ही में महामंडलेश्वर घोषित किया गया था, लेकिन उनके आपराधिक तत्वों से संबंध पहले भी उजागर हो चुके थे। ऐसे लोगों के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम भारत विरोधी और मुंबई बम धमाकों का अपराधी है और उसके समर्थन में कोई कुछ भी कहे, इससे सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। और उनके साथियों ने आज जनप्रतिनिधि एवं विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, जिसमें जनपद के प्रमुख प्रधानों को यहाँ सम्मानित करने का काम किया। श्री संजीव बालियान ने कहा था कि ये बहुत सिलेक्टेड लोगों का कार्यक्रम है, मुझे आना ही पड़ेगा और मैं आपके बीच में आया हूँ। ऐसे समस्त प्रधानों को बधाई और शुभकामनाएं। और पंचायत का चुनाव निकट भविष्य में है, शुभकामनाएं हैं कि वो दोबारा जीत करके आए। और उनके साथियों ने आज जनप्रतिनिधि एवं विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, जिसमें जनपद के प्रमुख प्रधानों को यहाँ सम्मानित करने का। मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड स्थित जाट इंटर कॉलेज में एक विवाद उस समय बढ़ गया जब राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पर शिक्षकों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि लोकदल नेताओं ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का नाम लेकर अपशब्द कहे और जबरदस्ती की है। चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह मालिक ने बताया कि राज्य कपिल देव अग्रवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब उनकी गाड़ी निकालने की कोशिश की गई तो गेट के बाहर लोकदल नेताओं की गाड़ी खड़ी थी। कई बार हटाने के अनुरोध के बावजूद जब वाहन नहीं हटाया गया तब नेताओं ने मंत्री का नाम लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। गाड़ी के मालिक अशोक बालियान ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी और ड्राइवर चाय पीने गया था। वहीं फोन करने पर ड्राइवर तुरंत आकर गाड़ी हटा दिया गया, लेकिन जिसके बाद विवाद हुआ। उन्होंने मंत्री को
तो गाली देने के आरोपों को जो है पूरी तरीके से खारिज किया है और कहा कि ये महज कहासुनी का मामला था। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने मीडिया के सामने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष आपस में जो है भाई हैं और किसी तरह की अभद्रता नहीं हुई है। हालांकि मौके पर मौजूद वीडियो इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई को खुद उजागर कर रहा है। तो जाट कॉलेज में विवाद की दिखी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आरएलडी नेताओं पर जो है आरोप लगे हैं। गाड़ी मालिक ने सफाई दी है। कुछ भी नहीं जी, लोक दल का हमारे सामने ऑफिस है और हमारे यहाँ आज सरदार पटेल की जयंती पे हमने बच्चों से कला का कंपटीशन करवा रखा था और मंत्री जी को बुला रखा था, कपिल देव अग्रवाल जी को। तो उसमें एक गाड़ी प्रदेश सचिव या कुछ ऐसा सचिव लिखा हुआ था, उस पर उनकी खड़ी हुई थी। हमने उस ड्राइवर से कहा कि भाई गाड़ी हटा लो, हमारे यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं। तो पहले तो उसने ही बदतमीजी करी कि बहुत बड़ी तोप आ रही है क्या। फिर हम अंदर गए, अंदर भी इसी तरह का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। खैर मगर भाई अब इससे क्या बहस करें। थोड़ी देर बाद मंत्री जी आ गए, उसने जब गाड़ी हटाई, गाड़ी आ गई, मंत्री जी जब चले गए तो हम बड़े सही तरीके से बात करने गए थे कि भाई मंत्री जी को इन्हें कह दें भाई इस तरह के गाड़ी अड़ाते हैं। जी अभी हंगामा हुआ, आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई, क्या मामला है? देखो मैंने तो कहीं धक्का मुक्की देखी नहीं, कहाँ धक्का मुक्की हुई। देखो जाट इंटर कॉलेज हमारे पार्टी कार्यालय के सामने है, बिल्कुल उसका गेट भी हमारे गेट के सामने है। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग थी, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी और उन्हें अपनी कोई गाड़ी निकालनी थी। उनका ड्राइवर गाड़ी छोड़ के कहीं इधर उधर चला गया कुछ खाने पीने के लिए। और स्कूल के तमाम जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे और सब साथी हैं, चाहे जितने भी लोग टीचर हैं, वहाँ सब अपने परिचित लोग हैं। और ये तो सब कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई गाड़ी हटा लो, 5 मिनट। वो योगिंदर मलिक जी है, टीचर आए, कह रहे भाई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा पहले हमारी भी खड़ी थी यहाँ, लेकिन हमारी तो हटकी थी। जबरदस्ती ने उसे पता नहीं दोबारा क्या कहा, तो उसे गाड़ी देने लगा ड्राइवर को हमारे। मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी ना दे तू, मैं प्यार से समझा रहा तुझे। भाई गाड़ी खड़ी थी तो हट भी गई थी यार, जब यहाँ जाम थोड़ा लगता, सड़क पर खड़ी करते हम। लेकिन और मैं कहा ड्राइवर था उस बस, उन्हें हटा दी, वो गाड़ी को ऊपर करने लगा। मैंने समझाया भी, लेकिन वो तेज में आकर पता नहीं वो टीचर बुला लिए, बदतमीजी करने लगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ भी, सुधीर भारती जी, हम सारे गए वहाँ। भाई क्या दिक्कत होगी थी, भाई गाड़ी अगर खड़ी भी होगी थी तो हटा देती तुरंत। तो दो पक्षों में विवाद का ये मामला, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुलदीप वर्मा मेरे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। कुलदीप, जिस तरीके से मामला हुआ है, जाट कॉलेज में विवाद हुआ है, क्या ये पूरा मामला क्यों दोनों जो है दो पक्ष के नेता आपस में भिड़ गए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां पर जो आरएलडी कार्यालय है उसके ठीक सामने छोटू राम इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। वहीं जो कल के दिन जो आरएलडी कार्यालय पे थे, वहां पर जो राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं थे, उनकी एक मीटिंग थी। वहीं इसी दौरान जो आरएलडी के एक कार्यकर्ता द्वारा जो छोटू राम डिग्री कॉलेज था उसके सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। वहीं इसी दौरान छोटू राम कॉलेज में भी जो राज्य मंत्री थे कपिल देव अग्रवाल, उनका भी कार्यक्रम था। वहीं इसी दौरान छोटू राम कॉलेज के जो शिक्षक थे, उन्होंने आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें गाड़ी हटाने के लिए बोला, जिसको लेकर उनमें विवाद हो गया और कहासुनी हो गई। वहीं जो शिक्षक थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कार्यक्रम है, आप इसको गाड़ी हटा ले। भाई इसी दौरान जो शिक्षक थे उन्होंने आरोप बताया कि जो आरएलडी पदाधिकारी थे उन्होंने जो कपिल देव अग्रवाल थे उनको गाली और अभद्रता भाषा का प्रयोग किया। गाड़ी को हटाने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ, जिसमें जो है सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी अभी वायरल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल जाट कॉलेज में विवाद हुआ, जिसको लेकर अब जो है लोग चर्चाएं करें कि कैसे जो है सिर्फ गाड़ी हटाने को लेकर इस तरीके से दो नेता आपस में भिड़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री आवास योजना की कमियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में उन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा जितना कोविड काल के दौरान देखने को मिला। उस समय चुनाव स्थगित होने के कारण 8 से 9 महीने तक प्रशासनिक नियुक्ति जो है किए गए। अधिकांश प्रशासकों ने डाकू बनकर सरकारी धन की लूट की, लेकिन कोई नया विकास कार्य नहीं कराया गया।
डॉक्टर बालियान ने बताया कि कुछ उस दौरान जो है अधिकारियों को निलंबित कर जांच भी की गई, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगाह किया है कि भविष्य में अगर किसी भी कारणवश चुनाव में देरी होती है तो किसी अधिकारी को प्रशासन तक जो है ना बनाकर जनप्रतिनिधि को है जो ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त कर उदाहरण पेश किया है, जिससे कि भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस योजना से लगभग वंचित रह गया है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 20 से 25 लाख आवास बनने की बात करते हैं तो वास्तविकता ये है कि उनमें से 50,000 आवास भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि योजना का जो है खामियों का असर ग्राम प्रधानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर दोनों पर पड़ा है। ये वीडियो बीते शुक्रवार का बताया जा रहा है, जब डॉक्टर बालियान मुजफ्फरनगर में आयोजित कृषि मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और मंच से अपनी ही सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे थे। ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। शहर में हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा है। आज फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 200 के पार पहुंच गया, जिससे कि प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं सूरजपुर और आसपास के क्षेत्रों में घनी धुंध छाई हुई है। सड़कों पर दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह और शाम के समय हवा में जले हुए कचरे और धूल की जो है गंध महसूस होती है। प्राधिकरण और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदूषण का स्तर नियंत्रित नहीं हो पा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, वाहनों का धुआं और पराली जलाने की घटनाएं जो है मिलकर वायु गुणवत्ता को और खराब कर रही हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और मास्क का उपयोग करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दिल्ली 24 भारत पर।